बता दें कि दुनिया भर में जमहूरियत का दिन भी मनाया जा रहा है और ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल आइन पर अमल और हकीकी जमहूरियत में ही है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें तो आधा वक्त तो मतलब डिक्टेटर्स मुल्क पर काबिज रहे हैं और जो उनकी गैर मौजूदगी में टूटी फूटी जमहूरियत कायम हुई भी है तो उसमें आइन की पासदारी, शख्सी आज़ादी, अवामी मफाद से जुड़ी कानून साजियों जैसे अवामिल गायब भी रहे हैं। और इतनी तारीख भी नहीं उठानी पड़ेगी, ये बहुत रीसेंट। जमहूरियत की असल रूह ज़ाहिर आवाम है और हकीकत यह है जमहूरियत कि हम जिसको जमहूरी निज़ाम कहते हैं दुनिया इसको हाइब्रिड निज़ाम मानती है। 2022 की आलमी जमहूरी इंडेक्स में पाकिस्तान का 167 ममालिक में 107वां नंबर था। अफसोसनाक बात यह है कि हम हाइब्रिड निज़ाम को फ़ख्रिया तौर पर पेश करते हैं। आज जमहूरियत का आलमी दिन है, हमारे लिए पैगाम है कि हम अब भी सही ट्रैक पर नहीं हैं। और आप डिक्टेटरों की क्या बात करें, मतलब आज रीसेंट पास्ट एंड इवन प्रेजेंट में आइन की क्या कदर मंजिलत है, आइन को किस किस तरह से मोम की नाक की तरह मरोड़ा गया है, तोड़ा गया है, अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया गया है और सो कॉल जमहूरी लीडरान की तरफ से इस्तेमाल किया गया है, ये भी हम सबके सामने है। हम कह रहे थे ना इतना हिस्ट्री में क्या जाना है, ये तो अभी की बात है। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं। मीर साहब, इस बात पर तो खैर हम बहस कर ही नहीं सकते कि पाकिस्तान में इस वक्त हकीकी जमहूरियत नहीं है और शायद कभी भी नहीं थी। तो हमें ये जानना है कि जमहूरियत को यहाँ जो है जड़ें ना पकड़ने देने का जो मरकजी जिम्मेदार किसको आप ठहराएंगे, और सियासतदानों को, गैर सियासी अनासर को, अवाम को, किसको? इस वक्त जो पूरी दुनिया है उसकी जो आबादी है जो तकरीबन 8.5 अरब नफूस पर मुश्तमिल है, इस पूरी दुनिया की आबादी का सिर्फ 8% जो है, पूरी दुनिया की सिर्फ 8% जो आबादी है वो असली जमहूरियत का मज़ा ले रही है। और उसमें जो ममालिक हैं वो जो अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक हैं, जो डेमोक्रेसी इंडेक्स में 168 कंट्रीज़ हैं, तो उसमें से तकरीबन 20-21 ममालिक जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे हकीकी जमहूरियत है। और ये जो असली जमहूरियत है इसके इंडेक्स में से जो अमेरिका है उसको भी अब निकाल दिया गया है। तो अमेरिका में भी कहा जाता है कि जो जेन्युइन डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन जो फ्लॉड डेमोक्रेसीज़ हैं, कमज़ोर जमहूरियतें या नाम नहाद जमहूरियतें, उसमें अमेरिका जो है वो आता है, उसमें यूके भी आता है और बहुत से ममालिक आते हैं। तो अगर आप डेमोक्रेसी इंडेक्स को देखें तो पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड रजीम्स के ज़ुमरे में शामिल हो चुका है। यानी कि हाइब्रिड रजीम का मतलब है कि यहाँ पर जाली जमहूरियत है। तो ये एक फैक्ट है जिसको कि तमाम जो आलमी इदारे हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो ये समझते हैं। और इंडिया भी जो है वो कोई जेन्युइन डेमोक्रेसी नहीं है, वो भी फ्लॉड डेमोक्रेसीज़ में शामिल है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, जो कि एक वकील थे और उन्होंने एक सियासी जदोजहद के ज़रिए पाकिस्तान बनाया, वो असली जमहूरियत पे यकीन रखते थे, वो पार्लिमानी जमहूरियत पे यकीन रखते थे। लेकिन उनका बनाया हुआ मुल्क जो है वहाँ पे आज हकीकी जमहूरियत नहीं है। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो आपके सामने है कि सदर साहब कह रहे हैं 6 नवंबर को इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है कि तुम कौन, हम तुम्हारी बात नहीं मानते। तो जिस मुल्क में इस तरह के हालात हों तो वहाँ पे जो जमहूरियत है वो कमज़ोर हो जाती है, बल्कि उसको जैली जमहूरियत कहा जाता है। जैसा कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान को हाइब्रिड रजीम्स रखने वाले ममालिक में शामिल किया है। तो इसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है गैर जमहूरी क़ुव्वतों पे भी आयद होती है और इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो सियासी क़ुव्वतों पे भी आयद होती है। और उसकी जो लेटेस्ट मिसाल है माजी करीब से मैं आपको निकाल के दूंगा कि ये जो हमारी 3 बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, इन तीनों जमातों ने 2019 में उस वक्त के आर्मी चीफ को मिलकर एक्सटेंशन दी और फिर उसी आर्मी चीफ की वजह से आज मुल्क का ये हाल है। अब ये बताइएगा मीर साहब कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत हो, आइनी निज़ाम चले, आज के दिन आज़म तो आइडियली तो यही होना चाहिए, मगर ये होगा किस तरह? ये कभी होगा भी या नहीं होगा? या अगर हमें कहीं से इब्तिदा करनी ही है, वैसे हम 75 साल बाद भी इब्तिदा की बात कर रहे हैं, इज़ दैट इवन पॉसिबल? हाउ कैन वी स्टार्ट इट? देखें, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि अगर दुनिया के और ममालिक जो पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुए
और वहाँ पर इस वक्त जो आपको अच्छी जमहूरियत नज़र आ रही है, वहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती नज़र आ रही है, तो आप सिर्फ अपने आप को एक रोल मॉडल तलाश करना है आपने कि रोल मॉडल कौन सा होना चाहिए हमारा। इस वक्त जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, तो बेस्ट जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उस इंडेक्स में वो नॉर्वे है। ना अमेरिका है, ना बरतानिया है, ना फ्रांस है, ना जर्मनी है, नॉर्वे है। नॉर्वे जो है उसमें कौन सी जमहूरियत है? नॉर्वे में सोशल डेमोक्रेसी है, ये एक सोशल डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो जो सोशल डेमोक्रेसी होती है उसको हम कहते हैं फलाही जमहूरियत। एक जो वेलफेयर स्टेट है उसको हम एक सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट कहते हैं। अब ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप अल्लामा इकबाल के खतूत कायद-ए-आज़म के नाम पढ़ें, जो कि ख़ुद कायद-ए-आज़म ने अल्लामा इकबाल की वफ़ात के बाद शाया किए, तो उसमें कम अज़ कम 2 खतूत ऐसे हैं जिसमें अल्लामा इकबाल ने कायद-ए-आज़म को सजेस्ट किया है कि हमारे जो मसाइल का हल है वो सोशल डेमोक्रेसी में है, यानी कि एक फलाही ममलकत में है, वेलफेयर स्टेट में है। और उसमें वो कह रहे हैं कि जो स्कैंडिनेवियन मॉडल है वो इस्लाम के बहुत करीब है, क्योंकि इस्लाम भी जो है वो एक वेलफेयर स्टेट का तस्वुर पेश करता है। और जो हमारा 1973 का आइन है, अगर आप इसको पढ़ें तो ये उसी सोशल डेमोक्रेसी के मॉडल को सामने रखकर ये बनाया गया। मिसाल के तौर पे इसमें एक क्लॉज है 25A, और वो ये कहती है कि जो 16 साल तक की उम्र के बच्चे हैं उनको तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी है। अगर किसी बच्चे के पास स्कूल जाने के वसाइल नहीं है, वो फीस अदा नहीं कर सकता, तो ये जिम्मेदारी रियासत की है। अब हमारा आइन जो है वो आइन तो हमने बना लिया अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म के नज़रियात की रोशनी में, एक वेलफेयर स्टेट के तौर पे जो 1973 का आइन है बड़ा आइडियल आइन है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता। तो मसले का हल बड़ा सीधा है, साफ सा है कि आप अपने आइन पे अमल दरामद करें। आइन पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में सही जमहूरियत नहीं होगी, आइन पे अमल दरामद करेंगे तो जमहूरियत सही हो जाएगी। आइन में तमाम पाकिस्तान के शहरी तमाम अदारे बराबर हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इस वक्त बराबरी तो आपको कहीं नज़र नहीं आ रही। मतलब आइन का जो हशर हो रहा है और रिसेंट पास्ट में जो किया जा रहा है, सवाल तो यही है ना कि उस आइन को फॉलो कौन करेगा। जमहूरियत और जमहूरी इक़दार के क़याम में मीर साहब अदलिया का किरदार भी इंतहाई अहम होता है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ये जिम्मेदारी जो है वो उठाने आ रहे हैं, आपको उनसे क्या उम्मीद है? एक दफ़ा फिर आपने एक मुश्किल सवाल किया है। देखें, आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं ये पाकिस्तान की अदलिया का हिस्सा कैसे बने थे। तो ये एक बहरानी सूरत हाल थी कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बहुत से जजेस जो हैं उनको कैद कर दिया गया, उनको बरतरफ कर दिया गया, उनकी जगह पे PCO जजेस आए जिन्होंने PCO के तहत हलफ लिया। तो वो जजेस जो हैं उनको अदालतों में ला के बिठाया गया, लेकिन फिर जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हो गए तो फिर वो PCO जजेस जो हैं उनको ख़त्म कर दिया गया, और उस वक्त बहुत से जो PCO जजेस थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो बलूचिस्तान में ये सूरत हाल पैदा हुई कि सब के सब जजेस को इस्तीफ़ा देना पड़ गया, और वहाँ पे एक बहरान पैदा हो गया, और वहाँ पे कोई भी जज नहीं था। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब को बराह रास्त वो वकील थे, तो उनको बराह रास्त चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर किया गया, और उसके बाद फिर उन्होंने जजेस की तकर्री की और बलूचिस्तान हाई कोर्ट को मुकम्मल किया। अब वो डायरेक्ट जो है ना वो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट लग गए। तो उनकी जो बहुत सी जजमेंट्स थी बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, ख़ास तौर पे मीडिया के हवाले से उनकी जो बहुत सी जजमेंट्स थी उनसे मुझे बहुत इख्तलाफ था उस वक्त, और मैं उनको दुरुस्त नहीं समझता था। लेकिन फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आए, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से एक जजमेंट लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि खुफिया अदारों को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, मीडिया पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। वो जो उनकी जजमेंट थी, वो जजमेंट उस वक्त की हुकूमत को और कुछ ताकतवर लोगों को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया। तो जब उन पर रेफरेंस दायर हुआ तो उसकी मैंने मुखालफत की। तो अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो उस रेफरेंस से सुरखरू होकर निकले हैं, और इस वक्त वो एक ऐसे मौके पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन रहे हैं जब वो जमात जिसने उन पर रेफरेंस दायर किया था वो अपोजिशन में है, और वो जमातें जिन्होंने उस रेफरेंस की मुखालफत की थी वो अब ऐसा लगता है कि वो
अपोजिशन में नहीं हैं, बल्कि निगरान हुकूमत के साथ वो शरीक कार हैं, उनको आप शरीक कार कह सकते हैं। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन्होंने आईन पाकिस्तान की बालादस्ती कायम करनी है और आईन पाकिस्तान के मुताबिक जो वक्त दिया गया है आईन में नए इंतखाबात के इनेकाद के लिए, उन्होंने वो इलेक्शन भी मुनक्कद करवाना है और इसके अलावा जो फैज़ाबाद धरना केस की जो जजमेंट है उस पर अमल दरामद भी करवाना है, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था कि जिन फ़ौजी अफसरान ने सियासत में हिस्सा लेके अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो ये उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जिस जजमेंट की वजह से उनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर हुआ और फिर वो उस रेफरेंस से सुरखरू होकर निकले, उस जजमेंट पे अमल दरामद करवाना है। अगर वो अमल दरामद करवाने में कामयाब हो गए तो पाकिस्तान के आधे मसाइल हल हो जाएंगे, वरना काजी फ़ायज़ ईसा साहब का भी वही अंजाम होगा जो बंदयाल साहब का और साकिब निसार साहब का हुआ, वरना वो भी आएंगे और चले जाएंगे और अमल दरामद कराना खासा मुश्किल काम भी है। बहुत शुक्रिया आपका साहब।